नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे सेशन के अंदर मैं हूँ निधि शर्मा, डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी इन ग्रीन यात्रा। आज हम बात करेंगे हमारे सेशन में कॉप 28 के जो मेजर आउटकम्स हुए हैं उनके बारे में। हम सभी जानते हैं कॉप्स होते हैं हमारे हर साल का एक इवेंट होता है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी जो मेरे कुछ नोट्स हैं, जो हमें लगा है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सबके साथ शेयर होनी चाहिए। सो एक छोटा-सा ये है कि क्या-क्या हुआ है मेजरली इस कॉप के अंदर, कॉप 28 के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई है। तो एक ग्लिम्प्स है ये कॉप का कि 28th कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। सो कॉप इज़ बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज़, जो कि दुबई में हुआ था, जहाँ पे 199 पार्टीज़ थी, जिसके अंदर से 195 हमारी टोटल वर्ल्ड कंट्रीज़ है और 4 जो पार्टीज़ है लाइक यूनाइटेड नेशंस है, यूएनएफसीसी है और वर्ल्ड बैंक, मतलब अलग-अलग तरीके की पार्टीज़ जो थी, वो इनके और पार्टीज़ थे, तो टोटल 199 पार्टीज़ थी इसके अंदर। ये सब ने मिलकर जो भी इनके जो मेजर डिस्कशंस होते हैं, वो हमेशा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो अभी भी उन्होंने मिलके और जो भी ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए जो भी एफर्ट्स करने हैं, वो सब के बारे में इन्होंने बात करी है। इसके बाद में है कि आपका जो एंगेजिंग इन डिस्कशन ऑन फ्यूचर क्लाइमेट एक्शंस। सो बेसिकली यही होते हैं, सारे एफर्ट्स के बारे में बात होती है, जहाँ पे मिटिगेशन होता है उसके बारे में उनके अंदर और कोई रेजिलियंस है, आप और किस तरीके से जो भी आगे फ्यूचर के क्लाइमेट एक्शन से हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। मिक्स ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं इस कॉप के अंदर, हमेशा की तरह से जैसे पुराने कॉप्स के अंदर रहे हैं। कुछ चीजें हुई हैं जो अच्छे से डिस्कस हुई है, जिनके कुछ अच्छे आउटकम्स निकले हैं, जिनके कुछ अच्छे निर्णय निकले हैं। कुछ चीजें हैं जो आज भी आधे अधूरे में लटक गई हैं, सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे वही फाइनेंसिंग एंड लॉस डैमेज फंड, बहुत सारी चीजें अलग तरीके की। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लेकिन देखा गया है ओवर द पेरिस एग्रीमेंट, जो हमारा 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, मेजर जो क्लाइमेट चेंज जिसके ऊपर बेस्ड होता है। क्लाइमेट चेंज के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2-3 एग्रीमेंट आगे हम बात करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। 2-3 एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी हमेशा बातचीत में आती है। इसके अंदर एक बहुत मेजर एक जो चीज़ चेंज देखा गया कि लोगों ने अब ये फ़ील करना शुरू किया है कि फॉसिल फ्यूल का जो एरा है वो खत्म हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ से हम जब बात करेंगे इसके फाइनल आउटकम्स की, तो वहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने फॉसिल फ्यूल खत्म करने के लिए कुछ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। देन जो मिटिगेशन प्लान्स है हमारे, एक बहुत छोटा-सा उदाहरण है, लाइक जीआरआई जो होता है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स होता है, उसके अंदर जो टॉप 10 रिस्क होती है ग्लोबली, उसके अंदर से टॉप 3 जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड ही है। और उसमें बायोडायवर्सिटी लॉस, उसके अंदर आपका एक्सट्रीम वेदर सब है, लेकिन जो फर्स्ट आपका टॉप रिस्क है दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन फेलियर। सो ये यही हो रहा है कि हम एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन वो एक्शंस कहीं न कहीं सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तो कुछ तो गैप है। तो यही सब जो कंसर्निंग गैप्स है मिटिगेशन प्लान्स के अंदर, वो सब भी डिस्कस हुए इसमें। कंसर्न्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ एडॉप्टेशन एफर्ट। अगेन द सिमिलर थिंग की शॉर्टकमिंग्स जहाँ पे भी पड़ रही है एडॉप्टेशन एफर्ट्स की, वो सब चीज़ें डिस्कस हुई। Now, what is the COP? So, as I discussed, like COP is the this is a parties like एक conferences है ये, जो इन्होंने यूएनएफसीसी की ग्लोबल ट्रीटी हुई थी 92 के अंदर, जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी, एक संधि करी थी, जहाँ पे हर साल ये लोग मिलते हैं, पूरी जो भी जितने वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, सब मिलते हैं, उनके लीडर्स मिलते हैं और ये फिर आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं दैट हाउ वी कैन डू दिस, how we all can fight towards this climate change. So UNFCCC is United Nations Framework Convention on Climate Change. This was first held in 1995. जो COP1 हुआ था वो हमारा 1995 में हुआ था बर्लिन के अंदर। COP ऑफिशियल सेशंस होते हैं कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज, एज वी डिस्कस्ड। सो व्हाट इट डू इज लाइक ये जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे हमारा पहले 2 डिग्री का हमने मतलब कॉप्स ने डिसाइड किया था, देन 1.5 उसको मॉडिफाई करके 1.5 पे किया गया था। तो इसी के टुवर्ड्स जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमें उसके लिए लाने हैं, करने हैं, वही हर कॉप के अंदर उसी से रिलेटेड हम क्या-क्या और बेटरमेंट कर सकते हैं। अभी तक की जो भी स्ट्रैटेजीज हुई वो, उसके बाद में अगर कुछ नया हमें लाना है तो वो, और जो चल रहा है उसके अंदर क्या-क्या इश्यूज है। So they have many protocols in this. They have many adaptation techniques in this.
वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस होती है। सो अगर हम बात करें जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसकी जो मेन डिसीजन मेकिंग पार्टी है दैट इज कॉप, दैट इज नेम्ड एज कॉप। So COP makes decision on climate change, decision on climate change, sorry, climate actions, covering their mitigation, adaptation, finance, technology, and other things. Now there are different हमने जो आज तक के हमारे important COPs हुए हैं जिनके अंदर चीजें like अभी तक 28 COPs हो चुके हैं, उसके अंदर जो main important COPs हुए हम उसके बारे में बात करते हैं। So first one was held in 1995. I'm sorry, यहाँ कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। COP 3 was जो उसके बाद नेक्स्ट था जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल आया था, दैट वाज इन 1997। सो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या हुआ था कि एक तरीके का लीगल फाउंडेशन बनाया गया था जहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज है, सो व्हाई ओनली डेवलप कंट्रीज, बिकॉज इट इज सेड दैट जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ही ये सब चीजें शुरू हुई, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ये सब इतना। So this was majorly because of developed country, because वहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज हुआ, सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन जो मेजर था वो डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से हुआ, जिसमें आपका यूके यूएस इन सबका सबसे बड़ा रोल था। लेटर ऑन यस आई अंडरस्टैंड दैट बाद में अब जाके हम चाइना इंडिया को भी उस काउंटिंग में लेते हैं, कार्बन एमिशंस की काउंटिंग के अंदर लेते हैं, हायर के अंदर, बट स्टिल जो स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई वो इनकी वजह से हुई। दैट्स व्हाई डेवलप कंट्रीज को बांधा गया उस चीज के अंदर, सो दैट एक टारगेट बना जाए एमिशन को रिड्यूस करने का। देन 2001 कॉप 7 के अंदर जो मार्केम मोरक्को में हुआ, वहां एक मार्केम अकॉर्ड साइन हुआ जिसके अंदर रेटिफिकेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। जैसे कि हमेशा होता है, हमने कोई चीज करी है, देन व्हेन वी अप्लाई इट, तो कहीं ना कहीं उसके हमें प्रोज एंड कॉन्स दिखाई देते हैं, तब हम जाके नेक्स्ट उसमें रेटिफिकेशंस करते हैं, कुछ चीजें उसके अंदर सही करते हैं, कुछ चीजें उसमें से जो हमें गलत लगती है वो हटाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। सो सिमिलरली कॉप 7 के अंदर प्रैक्टिकली जो भी चीजें लगती थी क्योटो प्रोटोकॉल से, उन सबको एडिट किया गया, किसी को हटाया गया, किसी चीज को सही किया गया। 2002 के अंदर जो कॉप 8 हुआ दिल्ली के अंदर, वहां पे एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ जिसके अंदर ये हुआ कि जो पोरेस्ट कंट्रीज हैं उन्हें हमें ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। व्हाई पोरेस्ट कंट्रीज? बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल टू दी टुवर्ड्स दिस क्लाइमेट चेंज। क्या होता है कि आपकी डेवलप कंट्रीज है, वहां पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कुछ भी क्लाइमेट की वजह से जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल पावर दे कैन रेक्टिफाई इट, दे कैन लिव विद इट, राइट। बट पुअर कंट्रीज के अंदर वो ज्यादा चीजें नहीं हो पाती है, सो दैट डेवलपमेंट जो किया गया, वहां पे जो नेसेसरी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है पुअर कंट्रीज के लिए, उसको किया गया। एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। कॉप 14 के अंदर जो पोलैंड के अंदर हुआ था, एक एडाप्टेशन फंड को इंट्रोड्यूस किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में। सो व्हाट वाज एडाप्टेशन फंड? कि हमें जो भी टेक्नोलॉजीज है इनको अडॉप्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी पैसा चाहिए, जो भी चीजें हैं, जो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स है, वो सब चीजें वहां पे देखी गई, वो सब वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। कॉप 15 कोपेनहेगन वाले के अंदर हमने डेवलप कंट्रीज एक प्रोटोकॉल वहां पे किया गया, जहां पे ये एक बनाया गया कि जो भी डेवलप कंट्रीज है वो 30 बिलियन डॉलर जो है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के दौरान 2010 टू 2012 यानी कि 2 साल के लिए पूरे कंट्री के अंदर दिस क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे देंगे। सो दिस वाज डिसाइडेड कि क्लाइमेट फाइनेंस रहेगा जिसके अंदर आपको जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वो टोटल एक 30 बिलियन डॉलर का आपका फंड निकालेंगे, एंड दे विल give it to they will denote this to for 2 years for this climate finance thing. Then 2016 के अंदर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। So this GCF was a dedicated fund जहाँ पे हर तरीके के लाइक क्लाइमेट मेडिटेशन का, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए आपको और भी कुछ चीजों से रिलेटेड जो भी क्लाइमेट फंड चाहिए होता है, वो एक पूरा प्रॉपर ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। वर्ल्ड बैंक जैसे और चीजों के लिए करता है, वैसे इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक करता है आपका पूरा सब चीजें, इसको सब जो भी करना है, केटर करना है, वो वर्ल्ड बैंक ही करता है। तो दिस वाज मेड बाय दैट। कॉप 18 जो दोहा के अंदर हुआ, उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल में थोड़े बहुत अमेंडमेंट और किए गए, जहाँ पे ये तय किया गया कि अब जीएचजी एमिशन को 18% और रिड्यूस करना चाहिए। लाइक
हमें इस तरीके के और एफर्ट करनी चाहिए, एक हमने लिमिट सेट करी जहाँ पे हमें 18% उसे और रिड्यूस करना चाहिए। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अब आज भी हम जिसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं, दैट वाज पेरिस एग्रीमेंट इन कॉप 21 इन 2015, जहाँ पे इनिशियली ये डिसाइड किया गया कि दैट वी रिक्वायर ग्लोबल टेम्परेचर टू लिमिट बाय 2 डिग्रीज। बाद में आने वाले कॉप्स के अंदर बाद में इसके अंदर और मॉडिफिकेशन किया गया है, नाउ वी फॉलो द 1.5 डिग्री ओनली, बट दैट टाइम इट वाज लाइक हमें ये करना चाहिए। एंड ऑल्सो जो क्लाइमेट फाइनेंस था हमारा, उसको एक लिंक दिया गया, उसको लिमिट दिया गया $100 बिलियन ईयरली। पहले ये था कि 2 साल के लिए $30 बिलियन था, अब उसको $100 बिलियन ईयरली कर दिया गया, बिकॉज इट वाज ये देखा गया कि हमें जरूरत है इतने फंड की ईयरली टू मेक थिंग्स लाइक टू वर्क। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए एडॉप्टेशन टेक्निक्स हैं, जो कुछ और हमें उसे हटाने के लिए लोगों को कुछ और जो लिटरेट करना है, इन सब के लिए भी रिक्वायर दिस मच ऑफ फंड। देन ग्लासगो के अंदर जो अभी 2 साल पहले 26 हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आई विल मेंशन दिस लाइक जो इंडिया की तरफ से काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए थे, व्हिच वाज लाइक इंडिया ने अपना नेट जीरो टारगेट 2070 इसके अंदर अनाउंस किया। एंड ऑल्सो इंडिया ने ये अनाउंस किया क्योंकि पहले भी जब कोल बेस्ड पावर का फेस डाउन करने की बात होती, तो इंडिया एंड चाइना वर इन द मेजर अपोनेंट ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज इंडिया के अंदर भी कोल बेस्ड पावर का बहुत बड़ा रोल है। एंड इट वाज सेड कि उस समय ये था कि नए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आप नहीं लगा सकते हैं, सो इंडिया ने इसलिए भी इसको अपोज किया था। लेकिन यहाँ पे 21 के अंदर इंडिया ने भी तय किया कि ठीक है, हम कोल बेस्ड पावर को अब धीरे धीरे कम करेंगे। देन लास्ट ईयर जो कॉप 27 हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई, और उसमें से कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लॉस एंड डैमेज फंड है। लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है कि जो भी पोरर कंट्रीज हैं या जो भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पे ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं, उनको किस तरीके से उनका डैमेज को रिलीव किया जाए, उनके डैमेज को किस तरीके से भरा जाए उनको, उसके लिए एक फंड अलोकेट किया गया है। तो हाउ दिस लाइक कि अगर जो हमारी कोस्टल कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वहां पे अगर आपका सुनामी आ गया और सुनामी की वजह से इतने सारे डैमेजेस हो जाते हैं, उनकी भरपाई के लिए एक जो ग्लोबल फंड है, वो दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। सिमिलरली फॉर लाइक फॉर अदर दिस थिंग ऑल्सो लाइक $3.1 बिलियन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज शेयर करें, ऐसा कुछ रखें जिसके अंदर हमें ये समझ में आ सके कि किस तरीके से कुछ क्लाइमेट चेंजेस होने वाले हैं, कुछ हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। G7 global shield finance facilities for countries facing climate disaster. Now this is important. African Carbon Market Initiative. Last year this was a boom, and ये अभी एक नया market start हो गया है. So African Carbon Market Initiative which gave the birth to carbon credits. तो कार्बन क्रेडिट्स जैसे हमें पता है, हम हमारे पुराने सेशन के अंदर भी बात कर चुके हैं कि ये एक तरीके का हम क्रेडिट दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को कि आप ठीक है, आप इतना पैसा दे दीजिए या इतने क्रेडिट्स ले लीजिए, उसके बदले में भी गिव यू दी लाइसेंस कि आप इतना पोल्यूशन आप क्रिएट कर सकते हैं, इतना एमिशन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर, जहाँ पे मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर से इट वाज स्टार्टेड और वो किया गया था। नाउ द नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग वाज मैंग्रोव अलायंस, जहाँ पे इंडिया, इजराइल एंड बहुत सारी श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, इस चीज को बहुत सपोर्ट किया था। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि ठीक है, ट्री प्लांटेशन कर दें एंड ट्रीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट अब ये पहचाना गया है कि मैंग्रोव्स आर मच मोर बेटर कार्बन सिंक देन अ सिंपल सिंगल ट्री। मैंग्रोव्स के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज, दे डोंट नीड फ्रेश वाटर, राइट, दे आर living in mix of fresh water and sea water, salty water, and there are many things. They have multiple time of carbon sink than a single tree. So these were the things. The importance of mangroves जो था वो हमें यहाँ पे समझ में आया था, वो हमने यहाँ पे देखा था। इसी तरीके से बाकी और जो चीज थी, जो लॉन्ग टर्म हमारे एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है, उनका उनके बारे में बात करी गई। Now if we talk about this was till last year,
इस साल का जो हमारा मेन ये है हमारा इसके अंदर कि इस साल हमारे COP28 के अंदर क्या-क्या आउटकम्स आए। उसमें से सबसे पहला था हमारा ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स। तो जिस जीएसटी इज समथिंग जहाँ पे एक तरीके से इसे हम एक सिंपल भाषा में बात करते हैं, इसे हम एक बही खाता कह सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे हम लेखा जोखा रख रहे हैं कि आज तक क्या क्या चीजें हुई, हमने अगर पेरिस एग्रीमेंट बनाया है तो उसको किस तरीके से क्या करना है, उसके अंदर अगर हमने कुछ चीजें सेट करी है कि ये करना है या ये नहीं करना है या इस तरीके से करना है, तो उसको प्रॉपरली करने के लिए वो जो भी वे है उसका एक लेखा जोखा रखने के लिए दिस इज द ग्लोबल स्टॉक टेक, जहाँ पे हम इसके अंडर हम उसको करते हैं। दैट होल सिस्टम इज ग्लोबल स्टॉक टेक। This is a system for periodic reviews, as I told. The Global Stocktake was created in 2015 as a part of the Paris Agreement. ये तब से ही चलता आ रहा है और this is a proper system जहाँ पे हम इसका पूरा रखते हैं. There is 8 recommendations are made in the text to limit the rise in global temperature to 1.5 degree Celsius. As I told, like पहले हमने 2 डिग्री से शुरुआत करी थी, then बाद में इसे amend करके 1.5 डिग्री किया गया. By 2030, it demands that the world renewable energy capacity be tripled at the average yearly pace of energy efficiency gains to double internationally. 2030 तक we are looking कि ऐसा कुछ होना चाहिए. This is our this is something which is required. Now again, the fourth point, it is very important point. Like by 2030, it demands a significant global reduction in non-CO2 emission. तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. अभी तक क्या हो रहा है, हम CO2 कार्बन की बात कर रहे हैं, बट देयर आर मोर GHGs, द ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच आर मोर हार्मफुल देन कार्बन, लाइक मीथेन है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है. दे आर लाइक मोर much more dangerous and they have like अगर हम 1 किलो कार्बन की बात करते हैं तो like might be 100 gram of methane is equal. So there are global warming potentials of every gases which we have talked in our this carbon calculation वाला जो सेशन से वहाँ पे हमने बात करी थी इनके. So methane is there is a some kind of discrimination like अभी 28 कुछ डेटा इसे 28 मानते हैं इक्वल टू कार्बन एंड कुछ मानते हैं 28 एंड कुछ मानते हैं 25. सो एवरेज वी टेक इट एज 25. सो अगर हम एक मीथेन की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 25 कार्बन. सो दिस इज एट दिस मच ऑफ डेंजरस. सो यहाँ पे हमने बात करी है कि स्पेशली मीथेन का हम किस तरीके से रोक सकते हैं कार्बन एमिशन. तो मीथेन इसके अंदर भी हुआ ये था कि इंडिया ने और चाइना ने और कुछ और 1-2 कंट्रीज ने इसको बहुत अपोज किया था. बिकॉज क्या होता है कि मीथेन इज मेजरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक. सो इंडिया एंड चाइना बोथ आर मेजरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, राइट, एंड लाइवस्टॉक एज वेल. सो इस वजह से इन दोनों ने इसको काफी अपोज किया. बट स्टिल it is something like a considerable thing that we need to focus on other things than CO2 also, which are more dangerous or equally dangerous. Now the second thing was transitioning away from fossil fuel. So this was something great which was discussed. Like people have the countries and parties have agreed on this key to attain net zero by 2050. We need to get away from the fossil fuel totally or completely. So this was done and this will expedite action during the crucial decade, right? The Global Cooling Pledge for 28. इसके अंदर से जो 66 नेशनल गवर्नमेंट्स है उसके अंदर इंडिया भी एक है जहाँ पे इन्होंने ये प्लेज लिया है कि ग्लोबली क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन यूजुअली हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है. फॉसिल फ्यूल है, उसके बाद में आपका हीटिंग एंड कूलिंग के दौरान होता है. सो 68% आपको कम करना है एमिशन को रिलेटिवली बाय 2050. उसके लिए कूलिंग से जो भी आपका होता है, ग्लोबल कूलिंग के अंदर जो भी आपका एमिशन होता है उससे लेस करने के लिए एक प्लेज लिया गया है कि we will adopt those kind of technologies or we will cut cooling related emissions. Declaration to triple nuclear energy. This is like COP28 aims to triple global nuclear energy capacity by 2050. So nuclear energy is something which is like more important, and this has something where it has lower emissions,
but somehow we don't say that nuclear energy should be good. That's why we don't prefer it. That's why it is said that okay, we should not use nuclear energy because of the safety reasons, obviously. So the next is global goal on adaptation. Improving adaptive capacity and reducing vulnerability are the main objective of global adaptation. So basically ये है कि हमें एक goal बनाना है कि what kind of technologies we are adopting, how we are applying them, and how we are doing it. So these are the things which are discussed. The statement asks for strategies for assessment and monitoring of adaptation needs in the upcoming year, as a doubling of adaptation fund by to COP28. So adaptation fund जो अभी है उसे COP28 तक उसको डबल करने का भी स्कोप हम रखा था. Positively, the wording now includes a specific 2030 dates for the goals related to water security, environmental restorations, and health. Now, global renewable and energy efficiency pledge. यहाँ पे pledge लिया गया कि participants must agree to cooperate in order to triple the installation capacity of renewable energy worldwide at least 11,000 gigawatt by 2030. This was one of the important discussions in the pledge. Additionally, until 2030, it demands that the average annual rate of energy efficiency increases worldwide be double from about 2% to over 4%, which will approximately about 7 billion tons of carbon emission. So this is something really important. Like हम जो भी हमारी renewable energy है उसको उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे वो 7 billion tons of अगर हम 2 से 4% की भी अगर बात करते हो, it is equivalent to 7 billion tons of carbon emission. So we can quantify it. We can see that how big is this. Now again, this climate finance thing was there, जिसके अंदर under the new collective quantified goal for climate finance, the United Nations Conference on Trade and Development predicts that wealthier countries won developing countries USD 500 billions by 2025. So this is हमारे पहले फंड बने, then पहले $30 billion हुआ, then $100 billion per year हुआ, and all सब चीजें करके. बट अब ये कैलकुलेशन लगाया गया है कि 2025 तक जितना भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना भी नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो कंट्रीज ओ करती है, यानी उनका एक तरीके से उधार है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, विच इज इक्वल टू USD 500 billions. So before 25, a new collectively quantifiable objective is to be established. The target will begin at the base of $100 billion USD annually. Included in this are USD 250 billion for loss and damage, and USD 100 billion for adaptation, and USD 250 billion for mitigation. So here what we have done, we segregated all the fund कि आपको इतना आपको loss and damage के लिए लगेगा, हमें इतना adaptation techniques के लिए रखना है, इतना mitigation techniques के लिए रखना है. Loss and damage fund. Member nations came to an agreement to optionalize the loss and damage fund, which will compensate nations suffering from the effects of climate change. Again, वही बात है जैसे अब हमारे कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, अभी चेन्नई में इतने बड़े तूफान आए हैं, कुछ साल पहले केरला में इतना फ्लड्स आए थे, सब चीजें थी. So this loss and damage fund will help those people. So it is not like कि सिर्फ country specific country का जो फंड है वही यूज होगा, ये ग्लोबल फंड है जो उन डैमेजेस को भरने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए यूज किया जाएगा. These developed countries and small island developing states are allocated a particular percentage. तो जैसे कि हमारा एक आरक्षण होता है इतने परसेंट के लिए कि इतने लोगों को तो हमें इतना नौकरी देना ही है. So this is similar to that कि लॉस एंड डैमेज फंड का एक पर्टिकुलर परसेंट अलोकेट कर दिया गया है जहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज है जिनके खुद के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो खुद मतलब इस तरीके के डैमेजेस से ऊपर आ सके, वहां पे एक परसेंटेज इनको अलोकेट कर दिया गया है. Initially, the loss and damage fund will be supervised by World Bank. अब हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा COP28 के अंदर. आजकल हम देख ही रहे हैं इंडिया काफी हर चीज के अंदर तरक्की कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी इंडिया आगे से आगे बढ़कर अपनी तरफ से चीजें, नई टेक्नोलॉजी से नई चीजें कर रहा है, जहाँ पे
एक ग्लोबल रिवर साइट अलायंस किया गया है, जो हमने जो नमामि गंगे और क्लीन गंगा का जो भी हमारा मिशन चल रहा है मिनिस्ट्री बाय जल शक्ति की तरफ से, उनका जो पूरा जिस तरीके का फॉर्मूला है, जिस तरीके का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, दैट वाज डिस्कस्ड देयर। एंड उसके बेस पे ग्लोबली जितने भी रिवर साइटेड सिटीज हैं जो है, वो किस तरीके से रिवर बेस्ड अपना सफाई रख सकती है, उसकी वजह से कैसे वो क्लाइमेट रेजिलेंस हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है उन एरियाज के अंदर, ये सब वहां पे डिस्कस किया गया। तो इसको एक एज अ मॉडल वहां प्रेजेंट किया गया, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट का जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, एनएमसीजी, इसे एक मॉडल की तरह से करके, एंड then it was discussed that this can be followed as a model for the countries who are based on the rivers. Phase 2 of leadership group of industry transition. So iska jo its main objectives are to transition industries in a fair and inclusive manner, to co-develop and transfer low carbon technologies, and to provide emerging economies with financial helps. Now, again, the important thing, green credit initiative. So, initially this year only, green credits Indian government ने किए हैं, introduce किए हैं. We will discuss this in detail in our coming sessions. So, what is green credit? So, carbon credit is something जहाँ पे हम which is not voluntary. It is something that someone is doing pollution and they have been obliged with the carbon credits. Here it is a voluntary practice, जहाँ पे लोग खुद आ रहे हैं और खुद बोल रहे हैं ठीक है, I'll contribute as a credit and then I'll contribute and then I'll get some green credits into that. So this was something which was discussed in COP28, and also people appreciated that these kind of initiative. So the green credit initiative has been revised as a way to effectively address the issue of climate change by providing incentives for voluntary pro-environmental efforts. In order to restore and revitalize natural ecosystem, it proposes issuing green credit for plants on waste or degraded lands and river catchment regions. The next thing was Quiet Climate Working Group, QCWG, on localized climate action. The occasion was centered on highlighting and valuing the contribution that regional and local government make the promotion of sustainable living. So this was something कि हम regional and local government है, how they can do this, like how they can promote the sustainable living in their own areas and everything. So this was promoted there. This is all about our presentation, and this is something about COP28 के जो major outcomes थे हमारे. I hope this was useful for you, and we're looking for any kind of suggestions if you think that anything we can talk about in our other sessions. Thank you so much for your time.